भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात दुनिया के अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं। भारत की नई संसद मजबूत लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विजन के साथ संसद के विशेष सत्र का आयोजन कराकर नए भवन में कार्यवाही का शुभारंभ किया। लेकिन इस विशेष सत्र में जाते जाते बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जैसा आचरण दिखाया है वो भारतीय संसद के लिए तो शर्मसार करने वाला ही है। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश होगा, वहाँ संसद में दिए गए ऐसे हेट स्पीच को सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी स्तर पर। रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बसपा के सांसद दानिश अली ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है और मांग की है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। दानिश अली की मांग है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नियम 222, 226 और 227 के तहत नोटिस जारी किया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से खामोशी है। यहां तक कि बिधूड़ी ने अपनी हेट स्पीच के लिए माफी भी नहीं मांगी है। नो कमेंट्स कहकर मीडिया से बचते नजर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रमेश बिधूड़ी जी ने जो भी आपत्तिजनक संसद के अंदर शब्दों का प्रयोग किया उसका तो मैं कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन कुंवर दानिश अली सांसद जी ने जो इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द किया और भी कुछ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, इसका भी समर्थन नहीं कर सकता। मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और मांग किया है कि इसकी सही तरीके से पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ, कि आखिर वो, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जी बहुत पुराने पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, संस्कारित नेता हैं, तो इस प्रकार की अमर्यादित वाणी उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। तो मेरा कहना दानिश अली के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव को, और जैसा हरनाथ सिंह यादव ने कहा है ऐसे बहुत सारे बीजेपी के सांसद और नेता हैं जिन्होंने इसी भाषा का इस्तेमाल किया है और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा। हरनाथ सिंह ने कहा है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि संसद के भीतर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी का मैं समर्थन नहीं करता। ये जो पूरी की पूरी स्थितियां हैं, ये पूरा का पूरा जो एक हेट स्पीच का प्रकरण दिखता है जो कि संसद में हुआ है, इससे स्ट्रेट टॉक में हम कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। ये सवाल क्या है आज के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बीजेपी के जो सांसद है रमेश बिधूड़ी, इस पर सत्ता की तरफ से खामोशी क्या दर्शाती है, यानी कि जितनी तीव्रता या फिर आक्रामकता के साथ इसका खंडन या फिर इसको खारिज किया जाना चाहिए था, इस तरह का कोई भी बयान सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया है। क्या बिधूड़ी की जो हेट स्पीच है इससे बीजेपी की छवि दागदार हुई है, ये भी समझेंगे हमारे आज के पैनलिस्ट से। और एक सवाल ये कि क्या बीजेपी नेतृत्व बिधूड़ी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से नड्डा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस भेजा गया। क्या लोकसभा में अमर्यादित सांप्रदायिक शब्दों पर स्पीकर की भूमिका पक्षपाती नजर आती है, क्योंकि स्पीकर चाहते तो फिर साथ के साथ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं और दर्शकों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और अंशु नैथानी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी आपका स्ट्रेट टॉक में। अनिल सर, क्या लगता है, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स आई हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण पर, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, उसकी रणनीति है और उसी का एक हिस्सा है। अनिल सर। हाँ, देखिए, ऐसा है कि बीजेपी एक तो जो 2024 के पहले की जो का जो रनअप जिसको कहते हैं, जिसकी तैयारी है, उसमें एक मेरा मानना है और ऐसा मतलब काफ़ी लोगों का मानना है, राहुल गांधी वगैरह भी मानते हैं, सबको ये है क्या कि 2024 के पहले पोलराइजेशन के लिए ज़मीन तैयार करनी है। और ऐसा संभव नहीं है क्या कि बिना मतलब बीजेपी लीडरशिप के सहयोग के या
उनकी अनुमति के या उनकी जो सहमति के ये विधुरी इस तरह की बात बोल सकते थे। ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा है क्या कि आप उस समय आप देखेंगे कि कोई बीजेपी का जो पक्ष है वो दो लोगों की जो तस्वीर है, जो कैमरा उसी तरह से घूमता है, इसलिए पूरा आपको पता नहीं चलता कि बाकी लोगों की क्या कार्रवाई थी, मतलब का क्या रिएक्शन था। लेकिन दो सीनियर लीडर्स हैं और दोनों मंत्री रह चुके हैं और काफी पुराने ये है मतलब लीडर्स हैं, वो दोनों हंस रहे थे। तो आप सोच सकते हैं क्या कि बीजेपी लीडरशिप या बीजेपी की सहमति हुए बगैर अगर उनको लगता है ये कि बीजेपी की लीडर की लाइन के खिलाफ है तो वो दोनों हंसते हुए थोड़ी नजर आते। इसलिए वो तो उसी समय जाहिर हो गया जबकि रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन दोनों का आप चेहरा देख लीजिए, जो भी वीडियो क्लिप्स हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत उनको अच्छा लग रहा है और रिएक्ट भी कर रहे हैं कि हंस रहे हैं विपक्ष पर, विपक्ष मतलब दानिश अली पर। दूसरा है क्या कि ये कमेंट्स कोई पर्सनल कमेंट नहीं है। दानिश अली को अगर वो बताते कि वो नीच है या जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा या आप बेईमान है, इस तरह की बातें करते, कुछ हो सकता है, मतलब गाली गलौज तो नहीं लेकिन असंसदीय भाषा। यहाँ तो सीधे गाली गलौज है। जो स्ट्रीट पर मुसलमानों को जिस तरह की गालियां दी जाती है वो गालियों का इस्तेमाल किया है। इसमें दोनों बातें हैं, एक तो दानिश अली को एक सांसद, चुने हुए सांसद को का आप ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अपमान कर रहे हैं, और दूसरा है कि पूरी कम्युनिटी को आप गालियां दे रहे हैं। अब वो अगर बोलते हैं कि आप आतंकवादी हैं तो चलता, लेकिन वो साथ में जो पूरा है वो सारा ये शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज आप कंटेक्स्ट में ही देखेंगे, अगर उसको कंटेक्चुअलाइज करें आप तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये एक कम्युनिटी को टारगेट करने का जो सिलसिला है उसी का हिस्सा है, इसका कोई ये नहीं है। दूसरा कि ये चूंकि संसद में हुआ और संसद में इसके पहले मामूली चीजों के लिए, मतलब मामूली मतलब इसके मुकाबले कुछ नहीं है, उसके लिए आपने सस्पेंड किया है लोगों को और ये किया है, मतलब सेंसर किया, सब बहुत सारे उसमें जो भी कार्रवाई ये की है, तो वो सब भी नहीं हुआ। तो इस मामले में मुझको लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, हरनाथ सिंह का बयान है या बाकी मतलब लेटर्स, उसमें यही कहा जा रहा है कि प्रोवोकेशन, अरे प्रोवोकेशन में आप संसद की गरिमा को आप लड़िए, उनसे विरोध करिए, और ये भी प्रोवोकेशन में संसद का की नियमावली के मुताबिक आपको अध्यक्ष को इसके लिए एड्रेस करना है कि ये शख्स ऐसा बोल रहे हैं, उसको एक्सपंज करिए या इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ऐसा तो नहीं हुआ ना, बीजेपी ने ऐसी नहीं मांग की, ये सब आफ्टर थॉट है। जब विधुरी ने उनका अपमान कर लिया और गालियां मुसलमानों को दे ली, उसके बाद के ये सब रिएक्शंस है। वो उसमें दानिश अली के खिलाफ कुछ भी इन लोगों ने नहीं कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, पहला काम तो वही करना था उनको, अगर दानिश अली ने कोई गलती की थी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जिस विशेषाधिकार हनन के नोटिस की बात दानिश अली कर रहे हैं और अब बीजेपी के सांसद ये तर्क दे रहे हैं कि पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा, तो ये अगर नोटिस की बात कर रहे हैं दानिश अली, कितना आपको लगता है कि ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा स्पीकर की तरफ से या फिर कार्रवाई इस तरह की कोई सामने आ पाएगी? अंशु जी आपसे पूछ रही सर, अनिल सर आपसे। ओके, ये देखिए, इसमें देखिए कुछ चांस, मुझको कोई चांस नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। अभी तक जो लोकसभा अध्यक्ष या जो सभापति हैं राज्यसभा के, उनका वो जो मतलब जिस तरह का मतलब रवैया रहा है उसमें तो पक्षपात सरासर नजर आता है। और हम मतलब चूंकि वो ऐसा आसन है इसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते उस तरह से, लेकिन उसमें कभी कोई मतलब निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते आप। ऐसी उम्मीद लगी थी कि नए संसद भवन में जाने के बाद जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था और जिस तरह से उन्होंने अपील की थी कि नए भाव से और नई भावना के साथ इस संसद भवन में कामकाज हो, तो उसका पहला आपको नतीजा सामने आ गया कि आप विधुरी को रूप में देख सकते हैं। संसद इसी तरह से जिस तरह से चलता रहा, उसमें एक बात और जोड़ूंगा, आप वैसे इसका सीधा ताल्लुक उससे नजर नहीं आता, लेकिन उसको भी उस तरह देखना चाहिए कि अडानी से नाम जोड़ा है, उसका नाम लिया तो सिर्फ एक्सपंज नहीं किया, किस तरह से रिएक्ट किया था बीजेपी ने कि राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया, मतलब बाद में उनको कोई अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकते थे, और जो कार्रवाई संसद से बाहर होनी थी उसको संसद से ही बाहर जाना पड़ा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का मतलब विपक्ष के प्रति या जो उनकी आवाज के प्रति इस सरकार का रवैया है उसका अंदाजा मिलता है।
इस मामले में मैं पक्का हूं, उन्होंने भी कोई अपोलॉजी नहीं मांगी है। राजनाथ सिंह का जो बयान आया, खेद प्रकट किया कि अगर आप लोगों को तकलीफ हुई हो तो खेद प्रकट करता हूं। तो वो लेकिन मुझे लगता है क्या माफी हम उम्मीद कर सकते हैं कि माफी आएगी? अगर विधूड़ी माफी नहीं मांगते तो क्या पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफी तो नहीं आई है। नहीं, कुछ मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये देखिए, ये सवाल ये है कि पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई की बात है ना, वो सिर्फ लिपापोती का मामला है। मामला पार्टी की तरफ से कार्रवाई का है भी नहीं। असल में है मुख्य मुद्दा की संसद के अंदर हुआ है, संसद के हिसाब से हो। पार्टी को अगर उसको कुछ करना था तो तुरंत सस्पेंड करना होता पहले ही, प्राइमा फेसी, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। और साथ में एक बात और जोड़ूंगा मैं कि ये जो किया जा रहा है, ये सब ये बताने के लिए कि दानिश अली ने गलती की और उसके जवाब में ये भावना में बह गए, यही स्टैंड रहेगा। मुझको माफी की कोई उम्मीद नहीं थी। देखिए, इस पर जो भी कार्रवाई होगी, एक तरह से कहा जाए कि उसमें बस एक तरीके से खाना पूर्ति ही होगी, जिस तरह से आप बता ही रही हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर कि ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के कई जो नेता हैं वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करते हैं और देखा जाता है कि उनको कोई सजा देने के बजाय उनको इनाम दिया जाता है। यानी कि जिस तरह से बात हो रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता था कि जो सांसद विधूड़ी हैं वो बड़े अनुभवी हैं, 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई पहली बार वो सांसद बने नहीं है। सांसद भी कई बार रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, 40 साल की पॉलिटिक्स है उनकी। तो उन्हें नहीं पता क्या संसदीय भाषा है और किस तरह से भाषा का इस्तेमाल उनको करना चाहिए। तो इसके पीछे आप जरूर समझिए कि बहुत तरह की राजनीति भी यहाँ पर नजर आती है और इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई ना होना ये बता रहा है कि इसको लेकर कुछ खास गंभीरता ना पार्टी ना सरकार के अंदर है। और इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है या संसद की कार्रवाई से वो बातें निकाल दी गई हैं या कुछ इक्के दुक्के नेताओं ने खेद प्रकट किया है, ये बस इसी तरह से बात को आई गई बनाकर रख दिया जाएगा। और आप ये देख सकती हैं कि हो सकता है कि उन्हें अपनी इस तरह की भाषा के लिए, इस तरह की असंसदीय भाषा के लिए आगे जाकर शायद इसका कोई इनाम भी यहाँ तक की मिल सकता है। मुझे इसी तरह से लगता है, क्योंकि इसके कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता, आपने देखा था कि दिल्ली में जिस तरह से प्रकरण हुआ था एक बार गोलीबारी का, तो उसमें किस तरीके से जी लगता है कि अंशु जी के तकनीकी कोई समस्या आ गई है। अनिल सर, मैं आपसे सब बनना चाहूँगी। एक बहुत ही अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है मुजफ्फरनगर स्कूल का जो एक प्रकरण था, जिसमें धर्म के आधार पर एक छात्र को जो है अपने सहपाठी छात्रों के द्वारा थप्पड़ मारने की बात हुई थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही संवेदनशील है कि किसी भी सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए थी अगर किसी स्कूल में इस तरह की घटना होती है। तो बहुत बड़ी फटकार है अगर मैं देखती हूँ कि धार्मिक जो उन्माद है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का, इसके बावजूद अगर इस तरह की राजनीति दिखती है सर, तो क्या लगता है आपको कि ये कैसी राजनीति है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बहुत ही संवेदनशील तो दिखता है लेकिन राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है? अनिल सर। हाँ, ये जो आप कह रही है ना, ये देखिए ऐसा है कि ये सारा सीरीज में ही होता है। वो जो वहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो आप इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये जो जिस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसका ही नतीजा है। यूपी में क्या चल रहा है, आप बुलडोजर देखिए, उसके बाद आप देखिए क्या कि जो सेलेक्टिव ढंग से कार्रवाई जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ होती है, वो सारा कुछ क्या बताता है? वो सारा कुछ यही बताता है कि जिस तरह का माहौल है यूपी में, उसी का रिफ्लेक्शन है। मैं नहीं जानता कि मतलब वो जो महिला है उस पर उस तरह की रिपोर्ट आई, कई बार लगा ऐसा कि मतलब उनके सीधे मतलब राजनीतिक संबंध नहीं होंगे कि जिस तरह की सफाई दी है। लेकिन ये जो मानसिकता आप देख रहे हैं, ये मानसिकता एक दिन में थोड़ी ही बनती है जी। आपको लगा। और ये जो किस तरह का मतलब, वो तो दृश्य हिला देने वाला दृश्य है। कोर्ट की टिप्पणी तो है ही, लेकिन आप देखिए कि किस तरह का हम समाज बना रहे हैं, इससे ये पता चलता है। और उस पर कोई रिग्रेट नहीं है गवर्नमेंट को, मतलब सरकार जो या जो भी सत्ता में है उनको उसके लिए कोई खेद है या पश्चाताप नहीं है कि किस तरह का समाज बन रहा है, बल्कि वो किसी न किसी तरीके से इसको जस्टिफाई करते हैं। इसमें भी यही हो रहा है दानिश अली के मामले में कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो चूंकि उन्होंने पीएम को नीच कहा, इसके लिए उसके जवाब में हुआ। अब ये बताइए कि आप वो पता नहीं, अच्छा कोई क्लिप लेकिन आ नहीं रहा है
जिसमें वो नीच कहते हुए वो उसको जारी करना चाहिए कि क्या है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये लोग बोल रहे हैं। हमने भी वो ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ये आप देख लीजिए कि पूरा वैसा ही है, मतलब आरएसएस अभी आपने वो मैंने बताया ना कि जो मीटिंग चल रही है उसका जो उसके बारे में जो आई खबर है उसमें वो बोल रहे हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, मतलब इसका मतलब इससे वो संकेत दे रहे हैं कि अब जो है ये जो 7-8 महीने या 10 महीने जो भी बचे हैं चुनाव के, इस बीच में इन्हीं मुद्दों पर कैंपेन करेगी बीजेपी। ये इसका अंदाजा साफ लगता है। पर सर इसका असर कितना होता हुआ नजर आ रहा है? अगर बीजेपी की ये जो राजनीति है, अगर ये खुल्लम खुल्ला ये इस तरह से राजनीति करते भी है, जैसे कि सनातन धर्म को लेकर प्रधानमंत्री ने आदेश जारी कर दिए थे कि खुलकर इस पर जो है घेरना है विपक्षी दल इंडिया को, लेकिन कितना असर होगा? अगर मैं कर्नाटक के चुनाव की बात करूं या फिर अलग अलग राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर दिखती है। नहीं, कमजोर नहीं है ना। ये देखिए असर तो एक बात तो पक्का है कि कर्नाटक के चुनाव ने एक बात तो कम से कम बताई कि जो 9 साल या 10 साल में या जो पिछले 5 साल में भी कहिए, मतलब जो इस दौरान में कोशिश रही बीजेपी और संघ परिवार की, वो उसका असर मतलब कम हुआ है। मैं नहीं मानता कि इसका असर खत्म हो गया है। ये जरूर है कि आप एक समाज को जब कम्युनलाइज कर देते हैं तो ये आपको यही जो मुजफ्फरनगर में या और बाकी जगह जो दिखाई देता है वो आपको दिखाई देने लगता है। लेकिन और वो एक बड़ी संख्या है, आप सोशल मीडिया से लेकर के जाएंगे, ये निश्चित तौर पर है कि हम अब 50 के दशक में नहीं जी रहे हैं, जबकि गांधी, नेहरू या बाकी डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर, सारे लोगों के विचार लोग सुनते थे और उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। अब एक बड़ी संख्या थी लोगों की। पार्टीशन के बाद हमने एक ऐसा समाज बना लिया। ये हमारे लिए बहुत मतलब समझिए कि प्रशंसनीय या समझिए हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने लाखों लोगों के मरने के बाद इस तरह के समाज हम बना सके। लेकिन अब हम ये दावा नहीं कर सकते क्योंकि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं असर करता है और उसको हम लोगों को मानना होगा। जी, क्योंकि आपके पास बहुत ही सीमित समय है, इसलिए मैं एक सवाल ये भी समझ लेना चाहती हूँ कि पीछे कुछ समय में आरएसएस की तरफ से ये कोशिशें हुई, मोहन भागवत जो है काफ़ी बदले भी नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसा आपने कहा कि मीटिंग में ऐसा नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं 2024 में स्थिति कमज़ोर है। इसी वजह से जो अपने आजमाए हुए जो हथियार है उन्हीं को जो धार है उसकी तेज़ करने की कोशिश कवायद दिख रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो अपनी जो एनिवर्सरी है उसकी भी तैयारियां कर रहा है और उस समय जो है उसको सत्ता चाहिए, बीजेपी की जो सत्ता है वो चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। देखिए ये मतलब ये कमजोर है इसीलिए ऐसा नहीं, उनका कोर आइडियोलॉजी का कोर का हिस्सा है ये। और ये कमजोर कितना मान रहे हैं और कितना है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके बगैर उनका कुछ नहीं चल सकता। क्या होता है कि आपकी आइडियोलॉजी या जो आपकी सोच या आपका जो मतलब कार्यक्रम होता है उसका कुछ कोर होता है। हिंदू मुस्लिम जो विभाजन है वो आइडियोलॉजी संघ परिवार का कोर आइडियोलॉजी है। उसको अगर वो बहुत बेहतर स्थिति में भी रहेगी तो उसको छोड़ देगी, ऐसा मैं नहीं मानता। उसको थोड़ी भाषा कम कर सकती है, जैसे कि बीच में आप देखा आपने ही संघ परिवार मतलब भागवत चले जाते हैं मिलने के लिए, या अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चेहरा नजर आता है। लेकिन संघ परिवार की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, गोलवलकर का या सावरकर का हिंदुत्व पढ़िए, ये भरा हुआ है, इसके क्या कहते हैं नफरत से भरा हुआ है और पूरी आइडियोलॉजी उसी के सेंटर में घूमती है। तो इसीलिए उसको आप ये मानना कि 24 के लिए कर रहे हैं 25 के लिए नहीं, 25 तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने लायक, मतलब कि हम हिंदू राष्ट्र बन गए और हम विश्व गुरु तो बनने जा रहे हैं। ये जो है ये तो उनका एम्बिशन है ही 25 के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अंशु जी, क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में क्या हो रहा है सीधे सीधे आप बाखूबी इससे वाकिफ होंगी। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जिस तरह की खानापूर्ति हो रही है कि कार्रवाई होगी, लेकिन इसके साथ ही एक पॉलिटिकल प्रेशर की भी बात मैं समझना चाहूँगी कि क्या बीजेपी इस वक्त इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं कर रही है कि ये जो संसद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है और खुद उनकी पार्टी के सांसद की ओर से किया गया है, संसद से किस तरह का मैसेज या फिर संदेश लोगों के बीच में गया है कि क्या आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का भी सम्मान नहीं करते हैं, अपने शब्दों का कोई उस पर मर्यादा की जो है सीमा नहीं लगाते हैं?
अंशु जी। देखिए, आक्षेप तो बहुत लग रहा है इस राजग सरकार पर, बीजेपी नेत सरकार पर, लेकिन आपको ये भी इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या गंभीरता है, तो वाकई कोई गंभीरता नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि ये सरकार है, ये कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनर्स लेकर कभी किसी पर कार्रवाई करते, आपने बहुत कम देखा होगा कि किसी मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा है या कोई जवाबदेही लेनी पड़ी है। तो ये उस तरह की सरकार नहीं है, और यहाँ पर इस तरह से कोई बहुत ज्यादा बड़े दंड देने की हमने यहाँ पर रवायत या पहले भी नहीं देखा है। और यहाँ तक कि जो इस तरह के बयान भी दिए गए हैं, पूर्व में भी दिए गए हैं, तो ऐसे नेताओं को तो हमने देखा है कि उल्टा आगे जाकर उनको राजनीतिक इनाम ही मिले हैं। चाहे पिछले कई पुराने सालों की बात करें तो वहां पर जिस तरह से मैं आपको पहले बता रही थी कि अनुराग ठाकुर ने किस तरह का बयान दिया था, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ गोली मारो जैसा बयान दिया गया था। प्रवेश वर्मा है, उन्होंने भी कई बार हेट स्पीच का उन पर आरोप लगा है। कपिल मिश्रा है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं आपको गिनाना चाहूँ तो बहुत सारे नेता हैं जो सामने आ जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई गंभीर कार्रवाई की गई हो बीजेपी की तरफ से ये देखा नहीं गया है। और बीजेपी की इस तरह की पॉलिटिक्स है नहीं, क्योंकि इनके पास जिस तरह का मेजॉरिटी है, तो उसका एक जो इनका दम है, या उनको ये लगता है कि उस मेजॉरिटी से ये जो चाहते हैं वो उसी तरह से चीजों को चलाएंगे। और बिल्कुल इसको आप आगे आने वाले इलेक्शन से जोड़कर देखिए, ये जो भी बिधूड़ी ने बयान दिया है उसको आप इतना आसान या मुंह से निकली हुई बात या फिर उसको इस तरह से मत लीजिए। उसके पीछे के बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव के समय ये चीज है कि अपने वोट बैंक को एक साफ साफ संदेश देना कि हमारी लाइन क्या है। आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, इतना बुरी बुरी बातें कही गई हैं संसद में, शायद होगा कि इस तरह साफ गाली गलौज देना पहली बार इस तरह का प्रकरण हुआ होगा। और इसमें तो सीधे सीधे निलंबन करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर ये कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? ना तो स्पीकर की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, पार्टी ने भी कोई इतनी बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसके पीछे आप समझ सकती है कि यहाँ पर जो है वो अपने वोटर्स के लिए या वोट बैंक के लिए एक निहित संदेश है कि हमारी लाइन क्या है, हम अपनी लाइन से हटते नहीं है। और उसके पीछे बात कहा जा रहा है कि दानिश अली ने जिस तरीके से कहा था, तो हो सकता है कि उसके जवाब में ये हो। लेकिन ये सारी चीजों को आप ये देखिए। और इसके अलावा इससे पहले संसद में क्या कुछ चल रहा था, बीजेपी बड़े जोर शोर से महिला आरक्षण बिल लाई, और उसके बाद जब विपक्ष ने सेंसस की बात उठाई, कास्ट सेंसस की बात उठाई, और ये बोला कि आपने ये ढोल तो पीटा है महिला आरक्षण बिल का, लेकिन वो लागू कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि जब तक सेंसस नहीं होता है, डिलिमिटेशन नहीं होता है, तो उसकी कोई समय मियाद तो है नहीं। तो यानी कि अब आप वास्तव में आप देना चाहते हैं कि महिलाओं को? और कास्ट सेंसस की बात, जब जातिगत जनगणना की बात विपक्षी दल इतने जोर शोर से उठाने लगे थे, और राहुल गांधी का बयान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो उस मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का कोई ना कोई क्रियाकलाप होता है। तो ये इसको इस तरह की सारी बातों से मैं जोड़कर देख रही हूँ। देखिए, अगर कार्रवाई होनी होती तो देन एंड देयर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। अगर हम देखें कि पहले भी कई सांसदों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है, उन्हें एक्सपेंज किया गया है, उन्हें निलंबित किया गया है। आपने देख ही रही होंगी कि पिछली पूरी संसदीय कार्रवाई से आपके 2 सांसद जो हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह को बाहर किया गया। तो आप देख सकती है कि छोटी छोटी बातों पर, मतलब जो अगर इसकी तुलना में देखा जाए कि जो बिधूड़ी ने कहा है उसकी तुलना में जिस तरह की बातें हुई और उसके लिए दूसरे सांसदों को जो कुछ देखना पड़ा है, तो यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नगण्य है, बिल्कुल जीरो है। और आपको यहाँ में एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि संसदीय भाषा क्या है, असंसदीय टिप्पणियां क्या है, इसका भी अगर कहा जाए एक प्रारूप है, वो एक सुविधा के अनुसार लग रहा है कि तय हो रहा है। आपने याद होगा आपको 2022 में संसद जब चल रही थी, तो उस समय सत्र शुरू होने से पहले जुलाई के ये कुछ वर्ड्स आए थे जो कि कहे गए थे कि ये जो वर्ड्स है वो असंसदीय माने जाएंगे, इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। और वो कैसे शब्द थे जो सरकार को सूट नहीं करते थे? मैं आपको कुछ शब्द उसमें बताऊंगी जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में यूज भी करते हैं, जैसे तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, शकुनी, नौटंकी, निकम्मा, ढिंडोरा पीटना। आप बताइए, ये शब्द अपशब्दों की भी श्रेणी में नहीं आते हैं। ये कुछ चीजों को बताने के लिए इसमें गुल खिलाना, गुंडागर्दी, बहरी सरकार, ये सारे कई तमाम शब्द। और इंग्लिश के कुछ शब्द थे जिसमें अब्यूज, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा,
इन सब शब्दों को कहा गया था कि ये शब्द यूज नहीं कर सकते, ये संसद के लिए असंसदीय भाषा ये मानी जाएगी। तो आप इसको मानिए कि कितना दोहरा मापदंड है। और आप इसे खुद सोच सकती हैं कि अगर इस तरह के कोई शब्द अगर विपक्ष के किसी नेता ने इस्तेमाल किए होते तो अब तक उस पर क्या क्या कार्रवाई हो जाती। अगर ये शब्द, इतने छोटे शब्द, अगर उनको लगता है कि ये असंसदीय हैं, ये जो कि मुहावरे हैं या हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, चूंकि सरकार को सूट नहीं कर रहे थे वो शब्द जी, तो वो शब्द बाहर निकाल दिए गए। तो अब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि कौन से शब्द अब, मतलब ये तो अब एक बहुत बड़ा मजाक की भी बात हो गई है। और वाकई ये बड़ी दुखदाई और पीड़ादायक बात भी है कि हमने संसद को क्या बना दिया है। मतलब जो सड़कों पे गलियों में एकदम सड़क छाप गाली गलौज की भाषा है वो संसद में बोली जा रही है और उसके लिए कोई सजा उस तरह की नहीं दी जा रही है। और जबकि आप एक तरफ एक पूरा लिस्ट बनाते हैं कि ये शब्द और मुहावरे तक जो है वो असंसदीय है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की दोहरी नीति अपनाई जा रही। जी अंशु जी, मेरा सवाल ये कि मैं मान सकती हूँ कि 2024 को देखते हुए, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ उसे देखते हुए इस तरह के प्रकरण को बीजेपी अनदेखा करती या फिर कठोर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को समझना चाहती हूँ, जिस तरह की वहाँ की राजनीति जिस तरह से चली जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की राजनीति हो, कांग्रेस की राजनीति हो, बीजेपी की राजनीति हो, अन्य दलों की राजनीति हो, मैं ये समझना चाहूँगी कि इस प्रकरण के बाद क्या बीजेपी जब फील्ड में जाएगी, लोकसभा चुनाव के लिए फील्ड में जाएगी, तो क्योंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स अगर मैं कहूँ तो मुद्दों पर ज़्यादा होती है, वहाँ की जो एक पब्लिक है उसे कहा जाता है कि वो अलग ही सोचती है, जिसने आम आदमी पार्टी को जो है इतने भारी बहुमत से जिताया, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इतिहास में। अगर मैं उस पब्लिक को समझने की कोशिश करूं और एक सीट जो कि रमेश बिधूड़ी का है उसको समझने की कोशिश करूं, तो आप कैसे आंकती हैं कि ये किस तरह की राजनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और इस सीट पर वो क्या कमाल दिखा पाएगी इस तरह का प्रकरण करने के बाद? देखिए नेहा, हमको ये समझना पड़ेगा कि आप पार्टी जरूर 2 टर्म से दिल्ली में सरकार पर काबिज है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि वो विधानसभा चुनावों में ही अपना जो है मेजॉरिटी बरकरार रख पाती है, अपनी सरकार बना पाती है। जबकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, कम से कम दिल्ली में अभी तक नहीं मिला है। और वहां पर लोग जो है वो बीजेपी के सांसदों को अधिकांश तौर पर चुनते हैं। तो लेकिन नैथानी जी, अब तो इंडिया गठबंधन आ गया ना, अब तो ये सारे जो कांग्रेस हैं, आम आदमी पार्टी, वो सब एक हो गया, विपक्ष एकजुट हो गया है। इसके बाद क्या? जी हाँ जी अब जरूर आपने ये जो बात कहा है कि अब जो है वो स्थितियां बदली हैं क्योंकि इंडिया अलायंस बना है। तो अब जो है वो बीजेपी को ये लग रहा है कि अब हमें दूसरा, अब यहाँ जो है अपनी चीजों को बदलना होगा। और ये जो बयान आया है वो सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आप इसको केवल मत लाइए, क्योंकि संसद जो है वो पूरे देश भर का प्रतिनिधित्व करती है, देश भर के सांसद यहाँ पर है। संसद में जो बात उठाई जाती है, संसद में जो बयान दिए जाते हैं, संसद में जो बोला जाता है वो देश भर में उसकी गूंज जाती है। अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है और वैसे भी पूरा देश तो देखता ही है। तो उसका असर केवल दिल्ली में पड़ने वाला नहीं है, उसका असर तो पूरे देश भर में पड़ेगा। और जहां तक आपने ये बिधूड़ी जी की राजनीति की बात कही है, तो वो कोई नए नेता नहीं है, वो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। और आप ये मान लीजिए कि शायद वो भी ये समझते हैं कि पार्टी अंदर ही अंदर उनके लिए शायद किसी इनाम की तैयारी कर रही हो, क्योंकि और आप ये भी मानिए ये कोई नई बात नहीं है। अब तो बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं जिसमें रमेश बिधूड़ी के कुछ पुराने बयानों को दिखाया जा रहा है कि जिसमें वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि संसद में उन्होंने जैसी भाषा इस्तेमाल की थी वो वैसे कहीं अपने सभाओं में, अपने स्पीचेस में, अपने कई जगहों पर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल, कई ऐसे हैं वीडियोस जो कि सामने आ रहे हैं, बता रहे कि उनके लिए नई बात नहीं। और आपको बता दूं ये भी 2014 में, इससे पहले भी उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है इस तरह की अभद्र भाषा बोलने के लिए, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। विशेष सत्र जब बुलाया गया था तो मुझे याद है वो दिन शायद 31 अगस्त का था, जब ये ऐलान हुआ कि संसद के विशेष सत्र का आयोजन होगा, एजेंडा नहीं बताया गया। उसके बाद हमने देखा कि महिला आरक्षण लाया गया, विधेयक जिसका नाम बदल दिया गया, नारी शक्ति वंदन कर दिया गया। उसके बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है शायद वो ये सुनिश्चित नहीं करा पाई, विशेष सत्र का आयोजन जिसके लिए कराया गया था,
कि महिलाओं को अगर आरक्षण का जो फ़ायदा है वो 5 से 7 सालों के बाद मिल पाएगा, तो शायद ये जो एक हथियार था ये भी उतना धारदार साबित नहीं हुआ। इसके बाद विशेष सत्र का जो एजेंडा क्या रहा, इस पर भी सरकार जो है बैकफुट पर नज़र आती रही, और इसके बाद ये विधुरी प्रकरण आ जाता है। कहीं आपको ये लगता है, आप इस पर थोड़ा सा हमें बताएं कि ये विशेष सत्र का आयोजन कराने का जो मकसद रहा बीजेपी का, इस पर ये फेल होती जा रही है और इस पर इंडिया गठबंधन जो है उसकी मजबूती ज़्यादा दिखती है, क्योंकि ओबीसी का मसला राहुल गांधी ने उठाया और इतनी प्रमुखता से उठाया कि इसका असर ज़्यादा हो रहा है। वही बात मैं देखती हूँ कि महिला आरक्षण का जो मसला है, जिस जनगणना और परिसीमन की बात हो रही है, तो इस पर विपक्ष को जो है ज़्यादा मजबूत दिखती है, उसके दावे जो है ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो विधुरी प्रकरण है ये भी ऐसे में संशय संदेह पैदा करता है। अंशु जी। जी, देखिए, जो विशेष सत्र इन्होंने बुलाया, जो वो ज्यादा ये नजर आता है, एक तो नई संसद में जाने का, नए संसद भवन से इसको आयोजित करना का वो एक मकसद ज्यादा था, और उसके अलावा जिस तरह से एक वाहवाही चाहती थी सरकार के महिला आरक्षण बिल जो 27 सालों से लटका हुआ है, पास नहीं हुआ है, उस बिल को पास करके हम महिलाओं का जो है वो उनकी वाहवाही लूट सकते हैं, उनका एक वोट बैंक भी महिलाओं का हमको मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से सभी दलों ने इसको समर्थन तो दिया, राज्यसभा में तो उसको 100% समर्थन मिला, लेकिन साथ ही साथ जो सरकार की मंशा है उस पर सवाल खड़े किए, और बिल्कुल टैक्टफुली और बताते हुए कि आपने जरूर ये बिल लाया है, लेकिन वास्तविक रूप में महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक परिसीमन नहीं होता है, कास्ट सेंसस नहीं होता है, ओबीसी महिलाओं को, दूसरी महिलाओं को, या जिस तरह से और नेताओं ने बात उठाई, मुस्लिम महिलाओं की बात उठाई, अल्पसंख्यकों की बात उठाई कि इसमें मुस्लिम महिलाओं या फिर सिख माइनॉरिटीज या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज या किसी और की बात की, तो ये अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो उनको वास्तविक रूप में इस आरक्षण का फायदा कब और कैसे मिलेगा। अगर सरकार की मंशा थी आरक्षण देने की, तो जैसे लोकल बॉडीज में दिया गया है आरक्षण का लाभ, तो उसी तरीके से सीधे सीधे इसको लागू कर दिया जाना था। 2024 से ही ये विपक्षी दलों के लोगों ने कहा, तो लेकिन जब सरकार ने उसकी डेट नहीं बताई, तो इस पर ये उनकी नीयत पर, उनकी जो मंशा है उस पर ये सवाल खड़े करती है। और एक तरीके से विपक्ष ने इसको एक तरह से कहा जाएगा कि परत दर परत उधेड़ उधेड़ के इसका एक तरीके से पूरा लोगों के सामने बताने की जब कोशिश की, तो ऐसा लगा कि ये जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उनका ये दांव की महिला आरक्षण बिल दिया है, वो कोई खास उसमें सफलता उनको नहीं लग रही थी कि जितना एक लोक लुभावन इसको, या फिर कहा जाए कि सही मायनों में जो फायदा पहुंचाना चाहते थे, अगर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट या गिमिक्स या इस तरह की बात हो सकती है, ये कब लागू होगा इसका अभी कोई समय सीमा नहीं है, तो वहां पर एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी को लगा कि ये जो चीजें हैं वो बहुत हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो पा रही हैं। और जब इस तरह की कास्ट सेंसस की बातें उठने लगी, तो आप जरूर समझिए कि जब तरह कुछ इस तरह के हमले होते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें, चाहे इसको ध्यान भटकाने के अंतर्गत मानिए या अपनी वोट बैंक को संदेश देने के अंतर्गत मानिए, जिस तरह से आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, जब इंडिया अलायंस जब एक साथ हुआ है, तो उसके बाद से ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी को अब अपनी पूरी रणनीति पे नए सिरे से विचार करना, उसे बदलना, उसको एक एक सीट पर अब वो कैसे नई रणनीति बनाएगी इसके ऊपर पूरा विचार मंथन हो रहा होगा। तो उसके लिए बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी उनको हर तरह से बदलने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरफ से जब बीजेपी की सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, अल्पसंख्यकों को बीजेपी में लाने की, शामिल करने की और तमाम तरह की बातें करते हैं, तो ऐसे समय में उन्हीं के नेता इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल संसद के अंदर करते हैं, जिसको कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की यहाँ पर नीति अपनाई जा रही है। क्योंकि अब जो इंडिया अलायंस है, जी बात पूरी कर ली, लेकिन समय बहुत सीमित रह गया, तो एक सवाल है कि क्या ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है इस पर विपक्षी अलायंस भारी होता हुआ नजर आने लगा है, तभी ये कार्ड खेला गया है कि पूरा का पूरा जो है हिंदू और मुसलमान में विभाजन हो जाए और ऐसी राजनीति स्पष्ट रूप से की जाए 2024 में बने रहने के लिए?
देखिए, ये जो आपने बात तो निहाल जी खुद ही उठा ली कि जब से ये अलायंस बना है और आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में ये क्षत्रप एकजुट हुए हैं, तो उनके साथ अब जो बीजेपी को मुकाबला करना है उसके लिए डेफिनेटली अपनी स्ट्रैटेजी में उनको चेंज लाना है। और उनको यही लगता है कि जो उनका अभी तक जो कई पिछले सालों में जो उनका मुख्य एजेंडा रहा है, जैसे राम मंदिर निर्माण की बात जिस तरीके से हो रही है, या पूरा देख रहे हैं कि पूरा गवर्नमेंट का जो है उसको लेकर के एक भव्य रूप देने का पूरा तरीका चल रहा है। तो ये जी, मैं जो ओबीसी सारी बातें जैसे हैं, क्योंकि वो मैं अपनी- राजस्थान में अंशु जी, राजस्थान में खड़गे जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो अछूत मानते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं लाए शिलान्यास के मौके पर, या फिर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को नहीं बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अछूत मानते हैं, उसके बाद गंगा जल छिड़क कर पवित्र करते। तो ओबीसी वोटर्स या फिर जो शेड्यूल और बैकवर्ड क्लास है उसके वोट पर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या ओबीसी या फिर पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, वो मजबूत दिखता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात नजर आ रही है। अगर ओबीसी की बात यहाँ होती है तो ओबीसी जो वोट बैंक है वो इसको जरूर समझेगा कि हमारे हित की बात कहाँ हो रही है, हमारे लिए जो बात करने वाले हैं वो कौन से दल हैं, कौन से ऐसे दल हैं जो हमें फायदा दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इसमें जो है एक तरीके से कांग्रेस ने थोड़ी लीड ली है कि जहां पर अभी उनकी सरकारें हैं या बनी है, चाहे हम कर्नाटक की बात करें या चाहे राजस्थान की या कहीं की भी, तो वहां पे उन्होंने जिस तरीके से अगर देखा जाए कि उन्होंने जो स्कीम्स वहां पे लगाई हैं, जैसे कर्नाटक में महिलाओं के लिए उन्होंने कई तरह की राशि की स्कीम, या फिर पिछड़े लोगों के लिए जिस तरीके की स्कीम लाई है, या फिर ओबीसी के लिए जिस तरह से बातें की जा रही है, तो वो जी, तो वो सारी बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर उनको लग रहा है कि इस चीज में ओबीसी वाले प्लैंक में जो है वो अलायंस जो है वो एक एज ले रहा है। तो ये एक सोचने की बात बीजेपी के लिए जरूर। जी, इसलिए लगता है कि कठोर कार्रवाई शायद ही हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, आप बनी रही पूरे समय के लिए हमारे साथ, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करती हूँ कि आपको स्ट्रेट टॉक को लेकर जो भी फीडबैक है, जो भी शिकायतें हैं, सुझाव हैं, आपसे हमें फीडबैक की उम्मीद रहती है। इसलिए आप info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें, और आप neha@justbroadcasting.com पर भी अपना ईमेल भेज सकते हैं, अपनी शिकायतें भी भेज सकते हैं, आपके कुछ सुझाव है उसका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।